तो कुलम्स लॉ तो हम सभी को आता है, लेकिन इसमें वो कौन सी बारीक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एज समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, है ना। बोर्ड्स में वैसे ये स्टेटमेंट वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो काम में आने वाली है, बट जेईई मेन और नीट एग्जाम में भी आपको ये काम में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कुलम्स लॉ का स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही मेंशन्ड किया है, ये बात ध्यान में रखनी है। और स्टैटिक सिचुएशंस में, यानी कि चार्जेस जब रेस्ट पे हैं तभी ये लॉ लगाया जा सकता है, ऐसा कोलंब ने कहा था। ये बात को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस यानी कि Q1 Q2 के बराबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ये बात सभी को पता है, पर ध्यान देना कि ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही मेंशन्ड है। मतलब कोलंब ने जो अपनी इनिशियल स्टडीज की थी वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही इस तरह से लॉ के रूप में लिखी थी। अब अगर आपको इसमें स्फीयर का, रिंग का अदरवाइज इंटरेक्शन निकालना है तो उस केस में आपको कैलकुलस यूज करना है, ऑफ कोर्स, है ना। और उसके भी रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में यूजुअली हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या रिंग की वजह से क्या होता है, लाइन ऑफ चार्ज का क्या होता है। उसी तरह से स्टैटिक सिचुएशंस में, है ना, ये मेंशन करना जरूरी है स्टेटमेंट में कि स्टैटिक सिचुएशन में ये चार्जेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं तभी ये लॉ लगाते हैं। फिर जब मूव करने लगते हैं चार्जेस, उसमें क्या होता है, तो उसमें वो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आ जाता है ना। मैग्नेटिज्म में जब चार्जेस मूव करते हैं तो उन पे इफेक्ट क्या आता है, वो हम उस पार्ट में पढ़ते हैं। बट यस, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखना है कि कुलम्स लॉ स्टैटिक सिचुएशंस में और पॉइंट चार्जेस के बीच में k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर मैग्नीट्यूड देता है। k की वैल्यू भी आपको अच्छे से पता है। एंड डायरेक्शन के लिए कुलम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं, ये भी अपने सिलेबस में है। ये अब देखो, बहुत सारी चीजें जेईई मेन के या नीट के या बोर्ड्स के भी सिलेबस में है, बट कई बार उतनी बच्चे ध्यान नहीं देते और कभी कभी पूछ भी लेते हैं ना। तो ध्यान देना, कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 के बीच का इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे r कैप से, विच इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर r। ध्यान देना आप यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर r विच इज द पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको अपन r बोल देंगे इन जनरल। तो पोजीशन वेक्टर के ही डायरेक्शन में आपका ये फोर्स लग रहा है। इसी कारण से इसको रेडियल डायरेक्शन का फोर्स भी बोलते हैं। इसी कारण से इसको सेंट्रल फोर्स, एक टर्म है सेंट्रल फोर्स, क्या है, लाइन जॉइनिंग द मासेस या लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के अलोंग लगता है ना। ग्रेविटेशन में भी उसको इसी तरह से परसीव करते हैं। तो ये उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग लगता है, और उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग अगर एक यूनिट वेक्टर अपन डिफाइन करते हैं r क्या है, तो ये फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमेशा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। जैसे एक फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको आप क्या लिखोगे, एफ आई कैप। तो उसी तरह से आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स की इक्वेशन होगी, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड मेंशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आर कैप से मल्टीप्लाई करते से ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब इसकी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, उसको भी दिमाग में रखना है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, अगर इस आर कैप को मैं आर वेक्टर बाय आर लिख दूं, ध्यान देना, जिनका वेक्टर स्पेशली वीक है, कि एक यूनिट वेक्टर को आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हो, तब जाके यूनिट वेक्टर मिलता है। वेक्टर्स के बेसिक है ये एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं आर कैप की जगह पे आर बाय आर मॉड लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये आर वेक्टर आ गया, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो ये आर मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ गया, समझ रहे हो। तो ये दोनों फॉर्म को दिमाग में रखना, ये भी आपके फॉर्मूलों में ही शुमार होना चाहिए। ऑल्दो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की उतनी एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपन शुरुआती लेक्चर्स में सीखते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन जेईई या नीट में आते हैं, वो इससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक्जैक्टली ये लगा के बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ये लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार वेक्टर से डील करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कई बच्चों को, जैसे ये भी अभी तक नहीं चमका है, मुझे पता है बात, बट वही बात है कि ये चीज आपके सिलेबस में तो एक बार अपन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन, आपके पास यहाँ पे कुलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम, ये टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो अलग मीडियम में क्या हो जाता है, ध्यान देना थोड़ा सा। अलग मीडियम में अगर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस अगर f डैश है, और उस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है ना। अब k को अपन क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो सिर्फ वैक्यूम में होता है, तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी अगर मीडियम अलग है, समझ में आ रहा है। एंड मीडियम अगर अलग है तो उसकी एप्सिलॉन यानी कि उसकी परमिटिविटी, सपोज अपन ने ये ले ली है एप्सिलॉन, और उसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान देना यहाँ पे, है ना। पूरा उस एप्सिलॉन को आप लिख सकते हो एज k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज k हियर, k इज द परमिटिविटी, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, है ना। दो टर्म यहाँ पे डिस्कस हो रही है, k विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जो कि आप कैपेसिटर चैप्टर में भी फिर से पढ़ते हो, बट यस यहाँ पे भी पढ़ना चाहिए आपको कुलम्स लॉ में। अगर अलग मीडियम है तो एप्सिलॉन विच इज k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जैसे सब्स्टिट्यूट अपन यहाँ पे करें तो देखना ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाती है, और इसे आपको लिखना भी चाहिए ना। अगर आप ये टॉपिक ही पहली बार पढ़ रहे हैं तो लिखना चाहिए, वरना आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं, वीडियो को आप कभी भी स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में एक k एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको अलग से निकाल लें, उसको आगे ले लें, इनफैक्ट 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि वैक्यूम में होता ही है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, आपका ये फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स से वैक्यूम में दोनों चार्जेस के बीच में f फोर्स लग रहा है, और नए मीडियम में f डैश लग रहा है, तो यहाँ पे f डैश और f का रिलेशन आपके पास ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आ जाता है, जो कि कुलम्स लॉ का ही एक वेरिएशन है। कुलम्स लॉ इन अ डिफरेंट मीडियम करके इसको आप लिख जरूर लेना अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, वरना तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा। यहाँ पे जो नई टर्म्स है उनको कैसे दिमाग में रखना है, एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम का है, एप्सिलॉन उस पर्टिकुलर मीडियम का होगा, ठीक है ना, जो भी मीडियम है। एंड k क्या है, उस मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो बेसिकली कुछ नहीं होता है, k इज द रेशियो ऑफ
एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो के को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, जिस तरह का एक कंसेप्ट होता था रिलेटिव डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसी तरह से ये रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो ये एक फॉर्मूला, इसको इनफैक्ट इस फॉर्म में लिखना कि फोर्स इन अनदर मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय आर इज फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, यानी कि वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ के, है ना। अपेरेंटली के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, के की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है, तो ये के से डिक्रीज हो चुका है फोर्स। इसका एक एग्जांपल भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। और दो चार्जेस अगर आपके वाटर मीडियम में डाल देते हैं तो क्या होता है ना, तो दो चार्जेस है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, उन दोनों के बीच में फोर्स इन द एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम, दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। वो कितना हो जाता है बच्चों, इतना हो जाता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। सपोज दीज टू चार्जेस आर नाउ सबमर्ज्ड इन वाटर, जिसका के वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का अप्रोक्सीमेटली 81 होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो वाटर में सेम डिस्टेंस पे उनके बीच में फोर्स कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। वाटर में सेम डिस्टेंस पे उनके बीच में फोर्स एफ डैश, लेट्स कॉल इट, कैन वी यूज एफ डैश इक्वल टू एफ बाई के डायरेक्टली, और कैन वी यूज एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, गिवन दैट कूलम्स लॉ पहले टॉपिक होता है इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे अपन, क्योंकि इस वाटर मीडियम की एप्सिलॉन अलग है। कितनी है? 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और जैसे 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आप लिखते हो तो आप F वाटर में F बाय 81 लिख सकते हो, यस और नो। मतलब ओरिजिनली एयर में अगर F था तो वाटर मीडियम में सेम डिस्टेंस में उनके बीच में F बाय 81, यानी कि एक डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, यस और नो। एक डिक्रीज्ड फोर्स लग रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कंपटीशन में भी और बोर्ड्स में भी आते होंगे हम श्योर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सेम डिस्टेंस पे जो यहाँ पे R लेके चल रहे हैं अपन रखना है, बट यहाँ पे एयर में एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है ना, कि करस्पॉन्डिंग एयर में कितना डिस्टेंस उनके बीच में होना चाहिए, सो दैट उन दोनों का फोर्स F बाय 81 एयर में भी हो, ठीक है। यहां तक तो आई थिंक बहुत सिंपल था, बेसिक बेसिक चीजें मैंने बताई है। ये भी चीज बड़ी बेसिक ही होती है, बट मैंने जीरो से ही बताया। बट अब मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ अबाउट अ कंसेप्ट विच इज क्वाइट पॉपुलर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन अ डिफरेंट मीडियम, ठीक है ना। तो मैं एक बार और अपना स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको अच्छे से। सपोज दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि किसी के मीडियम में रखे हैं, है ना। के मतलब एक अलग मीडियम है और R डिस्टेंस पे रखे हैं। अब ये सिचुएशन अपनी इक्विवेलेंट है, मतलब कि फोर्स इस सिचुएशन में जो लग रहा है और एयर सिचुएशन में जो लग रहा है वो सेम होना चाहिए। और एयर में या वैक्यूम में, बेटर होगा वैक्यूम ही लिखें अपन, क्योंकि एयर के लिए अपन अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, बट वैक्यूम के लिए एक्जैक्टली के इक्वल टू 1 बोलते हैं। कितना डिस्टेंस R डैश होना चाहिए सो दैट दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स सेम रहे, समझे आप। दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स सेम रहे फॉर सेम वैल्यू ऑफ के एंड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो ये सिचुएशन को कंपेयर करेंगे बेसिकली हम यहाँ पे, क्योंकि ये वाला फोर्स कितना है, ध्यान देना, ये वाला फोर्स है आपका के Q1 Q2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय के टाइम्स R स्क्वायर, है ना। ये वाला फोर्स आपका कितना हो जाता है, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो वैक्यूम में ही होता है, डिवाइडेड बाय के F बाय के वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एंड सेम फोर्स जो आपका वैक्यूम में है लेकिन R डैश डिस्टेंस में। अब R डैश को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, ये बात समझ में आ रही। R डैश यहाँ पे देखना, F बाय 81 अगर मुझे फोर्स करना है तो ये डिस्टेंस मुझे ज्यादा ही लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मुझे कितना ज्यादा लेना पड़ेगा, मुझे ये डिस्टेंस कुछ तो R डैश लेना पड़ेगा, सो दैट के Q1 Q2 बाय R डैश स्क्वायर इज सेम एज दिस फोर्स, ठीक है ना। तो दोनों सिचुएशंस को अपन ने कंपेयर किया है, यानी कि दोनों को अपन ने इक्वल बनाया है, इक्वालेंस एक एस्टैब्लिश करी है, और उससे अपने पास एक फॉर्मूला आता है विच इज द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोर्स, विच इज के R स्क्वायर इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर। तो R डैश इक्वल टू रूट ऑफ के R, है ना। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स, जेईई और नीट में इस तरह के सवाल आपके बहुत रेगुलरली आते हैं। जेईई मेन का पीवाईक्यू भी अपन करने वाले हैं, बट एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ये हुआ क्या, कि अगर आपको R डिस्टेंस इन के मीडियम, है ना, के कोई मीडियम है, उस पे F फोर्स लग रहा है, देन कितना डिस्टेंस एयर में होना चाहिए। R डैश इज द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इन एयर वेयर यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम टू चार्जेस, है ना। बट डिस्टेंस बदल गया, तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वो डिस्टेंस आपका रूट के टाइम्स R होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर का के कितना था, वाटर के केस में के कितना था बच्चा, 81, ठीक है ना, 81 वैल्यू। एंड 81 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो अपने पास R डैश मतलब कि एयर में डिस्टेंस कितना आता है, रूट 81 टाइम्स R, यानी कि 9 टाइम्स R। R इज द डिस्टेंस इन द इन एनी मीडियम, है ना, वाटर मीडियम। तो R अगर वाटर मीडियम में डिस्टेंस है तो एयर में करस्पॉन्डिंग 9R डिस्टेंस पे दोनों के फोर्सेस सेम होंगे। R अगर वाटर मीडियम में डिस्टेंस है ना, वाटर में R मान के चलो, तो एयर में क्या होगा बच्चा, एयर में आपको
9r डिस्टेंस पे सेम फोर्स लगेगा बिटवीन द सेम टू चार्जेस Q1 Q2। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन का मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट तो दे दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ के जल्दी से कमेंट में आंसर करें ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर कर दें। जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने पूरा इस पेज पे ऑलरेडी बता दिया, तो आई एम श्योर आपका लिटरली 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके इसको आंसर कर देना कमेंट्स में, ठीक है। एंड क्योंकि इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है तो उस पर मैं आ जाता हूँ, लास्ट कंसेप्ट है ये इस वीडियो का। कूलम्ब्स लॉ इन अ डिफरेंट मीडियम में अगर पूरा मीडियम आपका के ना हो, है ना, सपोज इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या आए भी हुए पास्ट में, बट उतने पॉपुलर नहीं, ये भी बोल सकते हैं कि हाँ यार आने के चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं कि हर साल ही आए, ठीक है ना। तो आई एम सेइंग देयर इज अ सेटअप वेयर Q1 एंड Q2 आर नाउ सेपरेटेड नॉट जस्ट विद एयर और नॉट जस्ट विद के, लेकिन एक सेगमेंट है जिसमें के है और एक और सेगमेंट है जिसमें एयर है, या वैक्यूम ही लिखते हैं अपन तो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर टी थिकनेस का, है ना, आप सुनना इनको, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया और रिमेनिंग r माइनस टी, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में लेट से इनिशियल डिस्टेंस r था, दोनों के बीच में लेट से इनिशियल डिस्टेंस r था, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस टी में वैक्यूम है। तो इन दोनों के बीच में कितना इंटरएक्टिव फोर्स है, इसमें भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी थोड़ी देर में आ सकता है। तो ये टी और r माइनस टी की क्या फोर्सेज होगी। अब आपको पता है कि ये एक इक्विवेलेंस अपन यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, वो इक्विवेलेंस क्या, ध्यान देना। नाउ दिस सेटअप इज इक्विवेलेंट टू अ सेटअप व्हिच इज द रूट ऑफ k टाइम्स t, है ना, रूट ऑफ k टाइम्स t इन लेंथ व्हिच इज वैक्यूम एंड रिमेनिंग वैसे भी वैक्यूम है, तो रिमेनिंग r माइनस टी एज इट इज व्हिच इज वैक्यूम, है ना, समझा। तो अब मैं चलो अगर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ कितना है, इक्वेशन निकालो, वही आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है। तो वो आप अगर निकालना चाहो या याद भी नहीं है सपोज, है ना, कभी पढ़ा था और याद नहीं है, तो आप वो इजीली इक्विवेलेंस को एस्टैब्लिश करके कर सकते हो। ध्यान देना कि यार ये वाला तो आपका वैक्यूम वाला पार्ट है, बट ये वाला पार्ट आपका क्या है, अभी के मीडियम है, लेकिन इसको वैक्यूम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय नोइंग दिस कंसेप्ट, बाय नोइंग r डैश इक्वल टू रूट के टाइम्स r। तो मतलब एयर में इसका डिस्टेंस कितना होगा, जो वैक्यूम में r डिस्टेंस है उसका रूट के टाइम्स, है ना। जैसे वाटर में इसका डिस्टेंस अगर r था तो एयर में इसका 9r डिस्टेंस था, ये बात आपको पता है। 9r थोड़ा सा बड़ा भी बनाना ताकि आपको ये समझ में आए कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, वैक्यूम में डिस्टेंस ज्यादा होता है, रूट के टी हमेशा टी से तो बड़ा होता ही है, ठीक है। तो ये और ये अगर आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे अब थ्रू आउट वैक्यूम है और यहाँ पे अगर थ्रू आउट वैक्यूम है तो जो फॉर्मूला आपका बनता है वो ये बनता है, और इसको लिखना भी है ऑफकोर्स। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, द होल डिस्टेंस इज रूट के टी, है ना, टी रूट के बाहर है रिमेंबर, प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ही है, तो होल स्क्वायर इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये अपना आज के डिस्कशन का लास्ट फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन इसके बाद जस्ट है, बट अगर आपको अभी तक ये समझ में आ चुका है तो ग्रेट, नहीं तो एक बार जल्दी से देखना कि आपके पास टी थिकनेस का स्लैब था, उसके बाद वैक्यूम है, तो दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा, है ना, मैं ये भी बोल देता हूँ नेट फोर्स होगा, है ना, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप एक इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश करो कि ये वाला पार्ट तो वैक्यूम ही है, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक लार्जर डिस्टेंस है इन वैक्यूम, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम टी थिकनेस का इज इक्विवेलेंट टू रूट के टी डिस्टेंस, है ना, रूट के आर वाली फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इन वैक्यूम। तो अब ये पूरा वैक्यूम हो गया और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट के टी प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला है। डबल स्टार नहीं मारूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी नहीं है ना, बट यस इफ यू आर अ जेई और अ नीट एस्पिरेंट यू शुड डेफिनेटली नो दिस फॉर्मूला। ओके, तो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस जस्ट टू बी क्लियर कि हुआ क्या भाई, हो सकता है किसी ने पहली बार पढ़ा हो। तो ये क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन भी इस सेशन का। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, एयर में f है, ठीक है जी, एयर में f है, इफ 1/3 सेपरेशन इज नाउ फिल्ड विद द मीडियम ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल टू 4, एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 मतलब k इक्वल टू 4 दे रखा है ना, एप्सिलॉन r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन एक अलग चीज है, एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो दो नाम है इस चीज के। और एप्सिलॉन r अगर आपको 4 दे दिया तो आंसर करना ABCD, तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस नाउ बिकम्स कितना, क्या वो फोर्स अभी भी F रहता है या वो 3/4 ऑफ F हो जाता है ना, तो फोर्स अब कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन या नीट लेवल का क्वेश्चन है ना, मतलब कुछ एडवांस जैसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके चलिए, तो एक बार आप यहाँ पे F कितना है जब वो r डिस्टेंस से सपोज सेपरेटेड है, Q1 Q2 मान लेते हैं, F इक्वल टू आप लिखेंगे k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब अगर उन दोनों के बीच में 1/3 पोर्शन इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ k इक्वल टू 4, 1/3 मतलब कि r/3 को आपने डाइलेक्ट्रिक से कर दिया, और रिमेनिंग कितना है r माइनस 3, जैसे पीछे लिखा था अपन ने, अभी लिख सकते हैं 2r/3 आपका अभी भी एयर या वैक्यूम ही है, ठीक है जी, एयर या वैक्यूम ही है, अभी भी रिमेनिंग डिस्टेंस 2r/3। तो अब दोनों के बीच में फोर्स कितना है, अब या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा ना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के अगर आंसर, अगर आपको फॉर्मूला दे दी जाए और आप आंसर लगाते जाओ, मतलब उस तरह की अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो कर लो, एक्चुअली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जेईई मेन या नीट के लिए तो बिल्कुल सक्सेसफुल है, बट जेईई एडवांस के लिए आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो कंसेप्ट क्या था, ध्यान देना, फिर से रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। कंसेप्ट ये कि ये जो डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो एयर में कितना होगा, इफ आई वर टू रिप्लेस दिस डिस्टेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस r डैश इन एयर, तो वो r डैश कितना होगा, r डैश इक्वल टू रूट के r करके, अब मेरे पास k की वैल्यू 4 है तो 2r डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, मतलब ट्वाइस ऑफ r/3 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ r/3 आ जाएगा, यस और नो, और 2r/3 यहाँ पे ऑलरेडी है,
यस और नो? चमका? तो ये 2r/3 तो एयर का मैंने एज इट इज लिखा है, और ये r/3 रूट के टाइम्स r/3 यानी कि 2r/3 बन जाता है। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अब कितना हो जाता है? एफ डैश लिखते हैं इसको। चलो, टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में एयर मीडियम में अब कितना हो चुका है? 2r/3 प्लस 2r/3 है ना। 2r/3 कहां से आ रहा है? रूट के टी से ही आ रहा है। फॉर्मूला भी लगा रहे होगा तो रूट के टी से ये 2r/3 आता है, और ये r माइनस टी आपका 2r/3 आता है। तो होल स्क्वायर करते से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2r/3 प्लस 2r/3 इज 4r/3। 4r/3 को इन्वर्स किया तो 9/16 f इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिटेल में मैं चला गया तो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट आई होप यू अप्रिशिएट दिस एंड अप्रिशिएट करते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।